नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। वैसे अगर मेहनत में तकनीक का सहयोग मिले तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है और इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि नवीनतम तकनीकों से आपको रूबरू करा सकें। आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य समाचारों पर। सूबे में चाय उत्पादन की शुरुआत और विकास की राज्य सरकार की योजना। पशुओं को थनैला रोग के प्रकोप से बचाएं पशुपालक और किसानों के लिए उपयोगी सुपर सीडर मशीन। राज्य सरकार चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्णिया किशनगंज से किसानों के साथ बैठक करेगी। वहां के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद करके राज्य सरकार उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे चाय के उत्पादन के लिए भी बिहार देश और दुनिया में जाना जा सके। बिहार मखाना के अलावा चाय के उत्पादन में भी आगे होगा। किसान से बात करेंगे और उसी जिला में और पूर्णिया में किशनगंज में वैसे गांव में हम जाएंगे जहां पे किसान चाय की खेती कर रहे हैं। सरकार उसको खेती को बढ़ावा देने के लिए और क्या पॉलिसी ला सकती है, पूरी पटना के अधिकारी को मैं लेके जा रहा हूं, साथ में प्रधान सचिव, डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर, ये सारे लोग जाएंगे। पशुपालक भाई बहन, आप इन दिनों के मौसम में पशु के बाड़े को साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। दुधारू पशुओं को गंदगी से दूर रखें, जिससे थनैला जैसे रोगों से उन्हें बचाया जा सके। इसके साथ साथ बढ़ती गर्मी को देखते हुए पशुओं को मिनरल मिक्सचर की मात्रा बढ़ा दें। पशुपालक भाई बहन, इन दिनों गर्मी अपने चरम सीमा पर है। अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और आपके पास बॉयलर फार्म या लेयर फार्म है तो उनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे मुर्गियों में लू लगने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए मुर्गियों को सुबह और शाम को ही भोजन दें। इसके साथ पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुपालक भाई बहन, आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो कुछ बुनियादी बातों का ध्यान अवश्य दें, जैसे कि कौन से हमारे राज्य के लिए नस्ल हैं जो अधिक लाभ दे सकता है। बिहार राज्य के लिए ब्लैक बंगाल और बर्बरी किस्में बेहतर हैं। इनके चुनाव से आमदनी अधिक होगी। सफलता की कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम गोविंदपुर, जिला पटना के प्रगतिशील किसान महेश कुमार। इन्होंने मक्का की खेती कर सफलता पाई है। इनका कहना है कि 1 बीघा में 10,000 की लागत लगती है। अच्छे से देखरेख करने पर लागत से 2 गुना ज्यादा मुनाफा हो जाता है। किसान भाई बहनों, कृषि में यंत्रों का प्रयोग कार्य को सरल और सफल दोनों ही बनाता है। सुपर सीडर यंत्र के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो इस मशीन का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज।
मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। खबरें खेती की में अभी आपने देखा
मंडी के भाव के बारे में, ली जानकारी मौसम के मिजाज की, रूबरू हुए आप अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से और साथ ही साथ आपने जाना नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के विषय में। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस साक्षात्कार के जरिए हम लेंगे अपने विशेषज्ञ से कुछ जानकारी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जी हाँ, एक ऐसी योजना जिसके जरिए मत्स्य पालकों के विकास के लिए सरकार की कोशिशों को मुकाम मिल सकता है। तो आइए लेते हैं जानकारी। किसान बंधुओं नमस्कार। सरकार अब विभिन्न तरह के योजनाओं के जरिए आपको समृद्ध करने का प्रयास करती है, जैसे अनुदान देकर, तकनीकी तौर पे प्रशिक्षण देकर आपको समृद्ध करने का प्रयास करती है। और इन सब चीज़ों का एक ही उद्देश्य होता है कि किसान अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अगर मैं बात करूं मछली उत्पादन से, तो इसी तरह की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत 2020-21 में की गई है और इसके ज़रिए सरकार नीली क्रांति को और आगे बढ़ाना चाह रही है। तो इस योजना से आप किस तरह के लाभ उठा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, इसके दायरे में कौन किसान आते हैं, इन सब की जानकारी आज हम अपने कार्यक्रम में प्राप्त करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मत्स्य निदेशालय पटना में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यशवंत सिंह। सर, इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं कि चूँकि इस योजना के जरिए किस तरह का सहूलियत या किस तरह के मदद करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से लागू की गई है, पूरे देश के लिए लागू की गई है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का 2020-21 में अनुमानित लागत था। 2020-21 से जो योजना लागू की गई है वो सारे मत्स्य किसानों के लिए मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, रिस्क मिटिगेट करने के लिए, लोकल वैल्यू एडिशन के लिए और अल्टरनेट मार्केट लिंकेजेज के लिए। इसमें मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए आधारभूत संरचना की भी स्थापना की जानी है। इसमें नए तालाब के निर्माण से लेके, वाहन से लेके और प्रसंस्करण तक के सारे इक्विपमेंट्स इम्प्लीमेंट्स के लिए इसमें फिश फीड मिल वगैरह के लिए भी राशि दी जा रही है। इसमें 40% अन्य वर्ग के लिए अनुदान है और 60% अनुदान है जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और महिला संवर्ग के आवेदकों के लिए इसमें 60% का अनुदान है। इसमें 10,000 रुपये से लेकर 6.5 करोड़ रुपये तक के इकाई लागत का अनुमानित लागत का इसमें इक्विपमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स के लिए स्थापना के लिए राशि निर्धारित की गई है। मत्स्य संपदा योजना 2020-21 में जब लागू की गई थी तो सारे किसान बंधुओं के लिए जो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना चाह रहे हैं तो उनका एरिया कैसे एक्सपेंड किया जाए। जैसे चौर का एरिया है, यहाँ पर 8.41 लाख हेक्टेयर का चौर का एरिया है, तो चौर के एरिया में किस तरीके से मत्स्य उत्पादन की वृद्धि की जाए उसकी बात की जा रही है। इसमें वृद्धि बात की जा रही है किस तरीके से प्रसंस्करण किया जाए, मछली का किस तरीके से प्रसंस्करण किया जाए, जो हार्वेस्टिंग करने के बाद किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए, किस तरीके से आइस बॉक्स की स्थापना की, आइस बॉक्स साइकिल से आइस बॉक्स से मछली ले जाके लोग बेच सकें और आइस की फैक्ट्री किस तरीके से लगाएं, उनके बारे में सहूलियतें दी जा रही है। हमारे जितने भी कृषक बंधु हैं उन कृषक बंधु के जो कि अलग अलग तरीके के काम करते हैं, कोई विपणन का काम कर रहा है, कोई उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि का काम कर रहा है, कोई इनपुट के उत्पादन में योगदान दे रहा है। जैसे फिश फीड मिल है, फिश फीड मिल 8 टन प्रति दिन से लेके 100 टन प्रति दिन तक के उत्पादन के लिए इसमें रखा गया है और तमाम जो फिश फीड मिल है उस फिश फीड मिल के लिए इसमें इकाई लागत का निर्धारण किया गया है। सर, आपको कई ऐसे मछली उत्पादक भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे जो पहले से छोटे स्तर पर मछली उत्पादन कर रहे हों। अगर वो अपना मछली उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं
तो वो किस तरह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये, चाहे वो नए मछली उत्पादक हो या पुराने, इस प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए क्या करना है उनको ऑनलाइन आवेदन करना है या सीधे जो इसके अधिकारी हैं उनसे मिलना पड़ता है। विभिन्न समाचार पत्रों में पहले एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि ये योजना इस समय से लागू की जा रही है और इस योजना का 1 महीने तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है fisheries.bihar.gov.in fisheries.bihar.gov.in पर आवेदक अपना पंजीकरण पहले कराएंगे। पंजीकरण के लिए उनको उनका मोबाइल नंबर चाहिए, उनका आधार नंबर चाहिए, उनका बैंक डिटेल्स चाहिए। बैंक डिटेल भरने के बाद उनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड का मैसेज आएगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड से वो लोग अपना लॉगिन करेंगे। fisheries.bihar.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जिस भी योजना का लाभ ये उठाना चाह रहे हैं किसान, तो उस योजना में जाकर और अपना आवेदन फिल करेंगे। आवेदन फिल करने के लिए उनके पास ज़रूरी कागजात होना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी योजना में भूमि की मांग की गई है तो उसके लिए उनके पास उनका अपना ज़मीन अगर है तो उसका रसीद वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। अगर उनका अपना ज़मीन नहीं है तो लीज़ पर अगर लिए हुए हैं तो लीज़ का इकरारनामा वहाँ जमा करना पड़ेगा, फ़ोटो का स्कैन करके जमा करना पड़ेगा। और अगर ज़मीन 1000 के स्टाम्प पर भी वो इकरारनामा कर सकते हैं। लीज डीड एग्रीमेंट जो करा सकते हैं वो 1000 रुपये के स्टाम्प पर भी करा सकते हैं और मिनिमम 10 साल के लिए उनको लीज डीड एग्रीमेंट कराना होगा। अगर पारिवारिक ज़मीन है, उनके बाप दादा के नाम पर अगर ज़मीन है तो उसके लिए उनको ज़मीन का LPC लैंड पोजेसन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। लैंड पोजेसन सर्टिफिकेट पिछले साल इस साल का निर्गत होना आवश्यक है और जो ज़मीन की जो रसीद है वो ज़रूरी है, जो कि इसी साल का होना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी सर, लेकिन इसके सिवाय भी मुझे ये लग रहा है अगर किन्हीं किसान बंधुओं को आपके जानकारी के सिवाय और भी अधिक जानकारी की ज़रूरत हो तो प्रखंड में या ज़िला में किस अधिकारी से उनको मिल सकते हैं वो? किसी भी किसान को अगर किसी भी प्रकार की आवेदन भरने में समस्या आ रही हो तो उस स्थिति में वो मत्स्य किसान कॉल सेंटर में नंबर डायल करके और उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। मत्स्य किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-3456185। इस नंबर पर कभी भी किसान सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अपना प्रश्न रख सकते हैं और उनको उत्तर मिल जाएगा। और अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो सारे ज़िलों में, सभी ज़िलों में मत्स्य DFO जिला मत्स्य पदाधिकारी हैं, जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर यशवंत सर, आपने इस योजना के हर पहलू पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, प्रैक्टिकल जानकारी दी। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जानकारियों का सिलसिला अभी रुका नहीं है। कीटनाशकों का प्रयोग काफ़ी समय से हम करते आ रहे हैं। ख़ास तौर पे रासायनिक कीटनाशकों की बात करें तो हरित क्रांति के दौर से इसका प्रयोग हम करते आ रहे हैं, लेकिन कई बार कीटनाशकों के रख रखाव में अगर सावधानी न बरती जाए तो वांछित सफलता मिल नहीं पाती। इसीलिए अब लेते हैं इस भेंटवार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से जानकारी कीटनाशकों के रख रखाव और उनके उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में। कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी देते हैं। जी हाँ, आज जो हम जानकारी देंगे वो कीटनाशक पे देंगे। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है कीटनाशकों का रख रखाव एवं उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियाँ, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं राधे श्याम कुमार, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण मुजफ्फरपुर से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसे कि बाज़ार से जब वो कीटनाशक का हमारे किसान भाई खरीद करके लाते हैं तो उसका किस तरह से रख रखाव करें? बहुत अच्छे प्रश्न मैडम आपने पूछा है। हमारे जो किसान भाई है, सर्वप्रथम जो है कीटनाशकों का क्रय करने के समय जो सबसे बड़ी बातें ध्यान में रखनी है
कि कीटनाशक का क्रय उसी दुकान से करें जो कि पेस्टिसाइड जो रजिस्टर्ड दुकान है, साथ ही साथ उनके पास एक लाइसेंस वैलिड हो, और कीटनाशक के क्रय करने के समय में जो भी डब्बा है उस पर जो एक्सपायरी डेट है वो देखें, बैच नंबर का ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो कीटनाशक का जो डब्बा है वह लीकेज है कि नहीं, कहीं से फूटा हुआ है ना, इस तरह का नहीं हो, इस पर ज़्यादा ध्यान रखें। और जो रेकमेंडेड कीटनाशक जो एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि वह इसी कंपनी का खासकर जो है इस फॉर्मुलेशन का लेना है, इस पर ज़रूर ध्यान रखें। सर, परिवहन के समय हमारे किसान भाई किन किन बातों पर ध्यान दे सकते हैं? किसान भाई जो है वो सबसे इस बात पर ध्यान दें कि हम जो कीटनाशक खरीद रहे हैं, जिस प्रतिष्ठान से, जिस दुकान से खरीद रहे हैं, कभी भी किसान भाई जितनी मात्रा में ज़रूरत हो उतना ही कीटनाशक खरीदें। और हमेशा जब भी हम अक्सर किसान भाई जो हमारा कीटनाशक खरीदते हैं वो शाम के समय में या किसी समय दुकान से लेते हैं, तो लेने के उपरांत जो कैश मेमो है वो ज़रूर लें। साथ ही साथ उसको लाने के समय में किसान भाई जो है उसको जो खाने पीने का जो पदार्थ है उसके साथ में उसको ना लाएं। और जो भी खरपतवारनाशी है उस खरपतवारनाशी के साथ में जो इंसेक्टिसाइड है, जो कि एक्चुअल जो कीटनाशक है, उसके साथ में वो मिक्स करके ना उसको परिवहन में करें। और साथ ही साथ जितनी ज़रूरत हो उतना ही खरीदें, बल्क में ना खरीदें। इस बात पर का मतलब ज़रूर ध्यान रखें हमारे किसान भाई, क्योंकि इससे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे खाने पीने की जो वस्तु है उसके साथ में भी जो है वो लीकेज होकर के मिक्स हो जाती है और हमारा जो खाने व पीने वाले पदार्थ है वो दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वातावरण से लेकर के हम मानव भी जो है उसके जानलेवा के चपेट में आ जाते हैं। तो किसान भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि परिवहन के समय में जो है कि कम मात्रा में खरीदें, और ख़रीदने के समय जो ला रहे हैं तो उस समय में हमारा जो खरपतवारनाशी है उसके साथ में जो हमारा कीट व्याधि नियंत्रण के लिए जो दवा है उसको एक साथ में ना लावें। और कभी भी जो है लीकेज जो फूटा हुआ डब्बा हो या कंटेनर, उसको प्रॉपर ध्यान रखें। सर, ये तो हो गई परिवहन की बातें। अब भंडारण करते समय हमारे किसान भाई किन किन बातों पर ध्यान दे सकते हैं? हमेशा जो हमारे किसान भाई है वो जब कीटनाशक का खरीद करके दुकान से लाते हैं तो ला करके वो कभी कभी क्या करते हैं कि अपने जो जगह है उस पर उसको नहीं रख पाते हैं। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के प्रेमिसेज में, बाहर में जो परिसर में, वहाँ पे न रखें, बच्चों के पहुँच से दूर रखें और ऐसे जगह रखें जहाँ पर कि आपको जो है यूज करने में आसानी हो और वहाँ पर खाने पीने का जो पदार्थ है वह उसका भंडारण आप नहीं करते हों। तो कीटनाशकों का जो भंडारण करते के समय इस बात का ध्यान रखें कि साथ साथ कि खरपतवारनाशी और कीटनाशी दोनों एक साथ मिक्स करके न रखें, अलग अलग रखने का प्रयास करें और बच्चों के पहुंच से दूर रखें, इस पर ध्यान देंगे। सर, कीटनाशक का घोल बनाते समय छिड़काव से पहले और छिड़काव के बाद हमारे किसान भाई को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम, कि किसान भाई अक्सर जो है जब वो कीटनाशक का जो खरीद कर ले आते हैं तो सर्वप्रथम कीटनाशक का घोल बनाने के समय में इस बात का ध्यान रखें कि साफ़ पानी में घोल बनावे, जितना रिकमेंडेड डोज है उसी डोज में उसी मात्रा के साथ मिलावे, अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का जो है उसमें घोल ना बनावे। और जो यंत्र का चयन कर रहे हैं तो यंत्र को खरपतवारनाशी का स्प्रे अलग यंत्र से करें, कीटनाशक जो कीट व्याधि के लिए हैं वो अलग स्प्रे से करें, और जो भी यंत्र का स्प्रे करें उसको एक बार पहले प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। चेक कर लेना मतलब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब स्प्रे करने के दौरान वो लीकेज हो जाती है तो लीकेज होने से आप किसान भाई के शरीर पर, बदन पे जो भी चीज़ उससे होता है जिसके कारण कभी कभी गंभीर समस्या हो जाती है। और घोल बनाने के समय में जितनी मात्रा में पानी हो उतनी मात्रा में पानी का जो है ज़रूरत के हिसाब से ही प्रयोग कीजिएगा, यानी ये नहीं कि कम पानी में अधिक केमिकल का प्रयोग कर लेंगे। और छिड़काव के समय में किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि वो कूल और काम डे हो, यानी कि ज़्यादा दोपहर के बाद ही करें, अत्यधिक और वर्षा का समय नहीं हो
और ये इस बात का भी ध्यान रखें कि हवा की जो दिशा है उसमें मतलब दिशा के अनुरूप ही छिड़काव करेंगे। और छिड़काव उपरांत हमारे किसान भाई इसका ज़रूर ख्याल रखें कि हम जो केमिकल कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं वह कीटनाशी का प्रयोग करने के उपरांत हमारा जो शेष घोल बचा हुआ है वह शेष जो घोल है उसको कहीं खाली जगह में उसको डाल दें, और जो हमारे कचरे हैं डब्बे जो हमारे हैं उसको जो है उसको डस्टबिन को तोड़ करके हटा दें, नष्ट करें। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को कीटनाशक के उपयोग एवं सावधानियों के बारे में जिस तरह से बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे और इन तकनीकों का प्रयोग ज़रूर करेंगे। कोशिश होगी हमारी कि आपकी सफलता की कहानी हम आपके ही दोस्तों तक पहुंचा सकें। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर ऐसी ही कुछ और जानकारियों के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।